स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले वाली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत गार्शा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन जी को पढ़ लिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन जी की जो पुस्तक है जिसका नाम द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इस पुस्तक से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य शेष बचे हुए हैं। उन तथ्यों को पढ़ने के बाद इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण तथ्य भी शेष बचे हुए हैं जॉर्ज ग्रियर्सन जी की पुस्तक के, उन तथ्यों को पहले देख लेते हैं। ठीक है। तो भैया इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण तथ्य संभवतः मैंने सन नहीं बताया है। सन, तो सन ध्यान रहे। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये जो पुस्तक रही, इसका जो सन रहा थोड़ा सा विवादास्पद रहा। इसका सन जो बताया गया है वो 1888 ईस्वी बताया गया है। कुछ विद्वान इसे 1888 मानते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसकी जो डेट है भैया वो एक साल प्लस होकर के हो क्या जाती है 1889 ईस्वी। क्या हो जाती है 1889 ईस्वी। अब ये कारण समझो कि 1888 और 1889 का कारण क्या है। अधिकांश विद्वान ये मानते भैया कि ये जो जॉर्ज ग्रियर्सन जी की पुस्तक है इसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस पुस्तक का प्रकाशन जो हुआ था वो 1888 में हुआ था, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि इसका प्रकाशन 1889 में हुआ था। क्यों? क्योंकि वास्तव में इसका प्रकाशन जो हुआ था, इसका प्रकाशन हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। कहां से हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। तो जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में जब इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ तो प्रकाशन हुआ था 1888 में। लेकिन इस पुस्तक का जो स्वतंत्र प्रकाशन करवाया गया वो स्वतंत्र प्रकाशन हुआ 1889 ईस्वी। इसलिए अधिकांश जो कवि हैं, समर्थक हैं, वो 1888 मानते हैं, किंतु जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में जब प्रकाशन हुआ तो उस डेट को वो नहीं मानते हैं। वो इस पुस्तक का जब स्वतंत्र प्रकाशन 1889 में हुआ तो उसको मानते हैं। ध्यान रहे, आपसे अगर पूछे कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था तो 1888 ही आपको बताना भी है। किंतु ध्यान रहे, अगर वो पूछे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसकी डेट क्या है तब आपको बताना होगा 1889 ईस्वी। अगर शुक्ल के अनुसार पूछेगा तभी आपको इसको बताना है। प्रकाशन के विषय में देख लेते हैं। प्रकाशन, तो मैंने आपको प्रकाशन में बताया, क्या प्रकाशन बताया मैंने कि इसका जो प्रकाशन हुआ था वो कहां से हुआ था। तो इसका प्रकाशन हुआ था भैया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में। लिख लेंगे आप। इस पुस्तक का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सोसाइटी ऑफ बंगाल
कि एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। 1888 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। किंतु स्वतंत्र पुस्तक के रूप में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन 1889 ईस्वी में हुआ। 1889 ईस्वी में हुआ। बात समझ में आई भैया? ये 1888 1889 का चक्कर क्या है? वास्तव में इस पुस्तक की जो डेट मानी जाती है इसके प्रकाशन की वो 1888 ही मानी जाती है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसकी जो डेट मानते हैं वो 1889 मानते हैं। कारण क्या है इसका? वास्तव में इस पुस्तक का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कहां से भैया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका थी, उस पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका जो प्रकाशन हुआ था वो तो हुआ था 1888 ईस्वी में, किंतु इस पुस्तक को जो स्वतंत्र पुस्तक का दर्जा प्राप्त हुआ वो 1889 में प्राप्त हुआ। इसलिए 1889 और 1888 का ये चक्कर देखने के लिए मिलता है। इसके एक और महत्वपूर्ण बात, इस पुस्तक में हिंदी साहित्य के इतिहास को इतिहास को 11 कालखंडों में इस पुस्तक में हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 कालखंडों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है। इस पुस्तक में जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को स्वर्णकाल कहा है। भक्तिकाल को स्वर्णकाल कहा है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हाई स्कूल की परीक्षा हुई, इंटर की परीक्षा हुई, इन परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि हिंदी के किस काल को स्वर्णकाल की संज्ञा दी गई है। तो हिंदी का जो भक्तिकाल रहा, हिंदी साहित्य का जो भक्तिकाल रहा, इस भक्तिकाल को स्वर्णकाल की संज्ञा दी गई। आपके लेवल पे यही प्रश्न बनता है कि वास्तव में इस भक्तिकाल को स्वर्णकाल की संज्ञा दी किसने? तो
इसको संज्ञा किसने दी है भैया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी है। किसने दी है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी है। यहां तक की बात समझ में आई? आपसे पूछा जाए कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ था, तो क्या बताएंगे? 1888 ईस्वी। फिर आपसे पूछे अच्छा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस पुस्तक का प्रकाशन डेट क्या है, तो 1889 ईस्वी। फिर आपसे पूछे कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ कहां से, तो इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका विशेषांक के रूप में हुआ था। फिर आपसे पूछे कि इस पुस्तक में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, तो भैया 11 कालखंडों में वर्गीकृत किया गया। कितने? 11 कालखंडों में। ठीक। आगे आपसे पूछे कि इस पुस्तक में भक्तिकाल को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो इस पुस्तक में भक्तिकाल को स्वर्णकाल के नाम से संबोधित किया गया है। फिर प्रश्न आपसे पूछे कि भक्तिकाल को स्वर्णकाल की संज्ञा दी किसने, तो भक्तिकाल को स्वर्णकाल की संज्ञा जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी। किसने दी भैया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और इसके आगे की चीजें मैं आपको समझाता हूं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट भैया? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखिए, वास्तव में आपको यह तो पता है कि यह पुस्तक जो थी वो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। तो इस पुस्तक का हिंदी प्रकाशन अर्थात हिंदी अनुवाद, प्रकाशन नहीं हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो इसका हिंदी अनुवाद जो किया था वो किशोरीलाल गुप्त ने किया था। किसने भैया? किशोरीलाल गुप्त ने किया था। आपको पता है कि इसके पहले एक पुस्तक फ्रेंच भाषा में मिली थी। उस फ्रेंच भाषा में लिखी जो पुस्तक थी उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो उसका हिंदी अनुवाद किया था, किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। अरे भाई, इस्तवार दाला लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी पुस्तक का दो तरीके से अनुवाद हुआ था ना, एक उर्दू में और एक हिंदी में। तो उर्दू में अनुवाद किए थे मौलवी करीमुद्दीन तजकिरा सुराई हिंदी के नाम से, और दूसरा जो हिंदी में अनुवाद हुआ था, हिंदी में अनुवाद किया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। तो क्योंकि वो फ्रेंच भाषा में थी इसलिए उसका अनुवाद हिंदी और उर्दू में हुआ। ठीक वैसे ही ये पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, इसलिए इसका भी अनुवाद किया गया हिंदी भाषा में। ठीक है, किसने किया आइए समझते हैं। हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद। तो इसका जो हिंदी अनुवाद हुआ भैया, ये हिंदी अनुवाद किया किसने, तो इसका जो हिंदी अनुवाद किया वो किया किसने? किशोरीलाल गुप्त ने। किसने भैया? किशोरी लाल गुप्त ने किया। ठीक है, तो जब इसका हिंदी अनुवाद किया गया तो इसका नाम भी बदल दिया गया। इसका नाम हिंदी अनुवाद में क्या रखा गया? तब इसका नाम हुआ हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। नाम क्या रहा भैया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। प्रथम इतिहास, ध्यान रहिए, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नहीं था, वरन इसका नाम ही क्या रख दिया गया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। बच्चे इसमें भ्रम में हो जाते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जबकि ये बात एकदम गलत है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ की बात जब भी की जाएगी तो आपको नाम एक ही याद आना चाहिए, इस्तवार दाला लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी, वही हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, जब इसका हिंदी अनुवाद हुआ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस पुस्तक का जब हिंदी अनुवाद किया गया तब इसका नाम क्या रखा गया? हिंदी साहित्य का इतिहास। अच्छा, इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था, सन क्या है इसका? तो भैया इसका जो प्रकाशन हुआ था, यह प्रकाशन हुआ था 1957 ईस्वी में। कब? 1957 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। बात समझ में आई? आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग अगली पुस्तक की तरफ चलते हैं।
तो पहला पुस्तक हो गया इस्तवार दाला लिटरेचर इंदवे हिंदुस्तानी, दूसरी पुस्तक शिव सिंह सरोज, और तीसरी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब चौथी पुस्तक का नाम है मिस्र बंधु विनोद। ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट भी है इसका। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगली पुस्तक मिस्र बंधु विनोद को। ये जो मिस्र बंधु विनोद थी भैया, ये मिस्र बंधु विनोद पुस्तक ही मिस्र बंधुओं की थी। किसकी थी भैया? मिस्र बंधुओं की थी। नाम क्या है इसका? मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद। अब यहां इसके विषय में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको जाननी है क्रमागत। पहली महत्वपूर्ण बात कि भाई मिस्र बंधु विनोद के लेखक कौन है? लेखक, तो इसके लेखक मिस्र बंधु माने जाते हैं। कौन भैया? मिस्र बंधु। ये जो मिस्र बंधु है भैया, इन मिस्र बंधुओं की संख्या कितनी थी? 3 थी। कितनी संख्या? 3 संख्या। कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं वो भी जान लीजिए आप। इसमें है पहले नंबर पर गणेश बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र। दूसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। बिहारी मिश्र। और अगले हैं श्याम बिहारी मिश्र। कौन? श्याम बिहारी मिश्र। कौन है भैया? श्याम बिहारी मिश्र। अगले कौन है भैया? तो अगले नंबर पर नाम आता है श्याम बिहारी मिश्र। श्याम बिहारी मिश्र। ठीक है। यह एक बार टेट की परीक्षा में पूछा गया था। किस परीक्षा में? टेट की परीक्षा में पूछा गया था कि जो मिस्र बंधु है, मिस्र बंधुओं में निम्न में से कौन सा मिस्र बंधु नहीं है। तो जब वो प्रश्न देता है कि निम्न में से मिस्र बंधु कौन सा नहीं है, तो इन तीनों का नाम A B C D करके दे देता है, उसी में एक नाम किसी और का दे देता है। ठीक है। और कभी कभी प्रश्न बनाता है कि निम्न में से मिस्र बंधुओं की श्रेणी में कौन आते हैं, तो 3 नाम दूसरे का किसी का होता है और एक नाम इन तीनों में से किसी का होता है। तो याद करने के लिए हम याद करेंगे गणेश सुख श्याम बिहारी मिश्र। गणेश सुख श्याम याद रहेगा तो बिहारी मिश्र उसमें जोड़ देंगे हम। याद कैसे करेंगे? गणेश सुख श्याम। आगे देखें, अगर इसकी आपसे भाषा पूछ ली जाए, भाषा, तो जाहिर सी बात है इसकी भाषा हिंदी थी। भाषा क्या थी भैया? हिंदी थी। अगर आपसे भाग पूछ लिया जाए, भाग, तो इस पुस्तक के 4 भाग थे। कितने भाग थे? 4 भाग थे। कितने भैया? 4। 4 भाग की भी स्थितियां ध्यान से समझिएगा। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन
1913 ईस्वी, 1913 ईस्वी तथा चौथे भाग का प्रकाशन चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। 1934 ईस्वी में हुआ था। आपसे पूछे, अर्थात टेट स्तर पे पूछे, सुपर टेट स्तर पे पूछे, यूपीपी स्तर पे पूछे, यूपीएसआई के स्तर पे अगर पूछे तो आपको यही डेट बतानी होती है। अगर आपसे पूछे मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब हुआ, तो 1913 ईस्वी में हुआ। कब? 1913 ईस्वी में हुआ, क्योंकि इसके प्रारंभ के 3 भाग का प्रकाशन 1913 में हुआ था, केवल चौथे ही भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था। तो अगर टीजीटी, पीजीटी या नेट स्तर पे पूछा जाए कि मिस्र बंधु विनोद के चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ, तो 1934 ईस्वी में हुआ। बात समझ में आई यहां तक? आगे देखिए, कवियों की संख्या, कवियों की संख्या, इसमें जो कवि थे 4591 कवि। ये वास्तविक आंकड़ा भैया, 4591 ये वास्तविक कवि थे। जब भी कभी लगभग में पूछा जाता है तो लगभग 5000 कवि, हम क्या लिखेंगे लगभग में? लगभग 5000 कवि। और यही लगभग का ही आंकड़ा आपसे पेपर में हमेशा पूछता है और वास्तविक आंकड़ा नहीं पूछता है। वास्तविक आंकड़ा जब भी पूछता है तो बड़ी परीक्षाओं में पूछता है, जैसे कि टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया या नेट हो गया। यानी यूपीपी, यूपीएसआई या टेट, सुपर टेट लेवल पे पूछेगा तो यही आपसे पूछेगा कि लगभग कितने कवि हैं, तो लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त देखने के लिए इसमें मिलता है। बात समझ में आ गई भैया? अब यहां तक की बात आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें और इसके आगे की चीजों की चर्चा हम लोग अगले क्रम में करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट भी आपने? एक बार इसको हम देख लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि मिस्र बंधु विनोद के लेखक कौन है, तो मिस्र बंधु विनोद के लेखक मिस्र बंधु हैं। मिस्र बंधुओं की संख्या कितनी है, तो मिस्र बंधुओं की संख्या भैया 3 है। कौन कौन? नंबर 1 पर है गणेश बिहारी मिश्र, नंबर 2 है सुखदेव बिहारी मिश्र और नंबर 3 पर है श्याम बिहारी मिश्र। कौन भैया? श्याम बिहारी मिश्र। फिर आपसे पूछा जाए कि मिस्र बंधु विनोद किस भाषा में लिखी गई, तो हिंदी भाषा में लिखी गई। इसके भाग कितने हैं, तो इसके 4 भाग हैं। फिर आपसे पूछे कि प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ, तो प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ। कब? 1913 ईस्वी में हुआ। तथा इसके चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ, तो इसके चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। कब? 1934 ईस्वी में हुआ। पूछा जाए कि मिस्र बंधु विनोद में वास्तविक रूप में कवियों की संख्या कितनी है, तो वास्तविक रूप में कवियों की संख्या 4591 कवि हैं। 4591 कवि हैं। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछे लगभग कितने कवि हैं, तो लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त मिस्र बंधु विनोद में दिया गया है। सबसे बड़ा इतिहास ग्रंथ जो है वो इसी मिस्र बंधु विनोद को ही माना जाता है, क्योंकि 5000 कवियों का जीवन वृत्त किसी भी इतिहास ग्रंथ में इनके अलावा नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे अगले नंबर पर जो रचना आती है उस रचना का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। नाम क्या भैया? हिंदी साहित्य का इतिहास। ये हिंदी साहित्य का इतिहास है किसका? तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो वास्तव में
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। किसकी भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, या यूं कहें हिंदी पढ़ने वाले अधिकांश बच्चों के पास यह पुस्तक जरूर देखने के लिए आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। नाम क्या भैया? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। पहला ही प्रश्न आपसे किया जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भाषा पूछे तो इसकी भाषा भी भैया हिंदी थी। भाषा क्या थी? हिंदी। और अगर सन पूछे, सन, तो इसका सन था 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी। कवियों की संख्या, कवियों की संख्या, तो कवियों की संख्या इसमें थी भैया 1000। कितनी? 1000 कवि। कितने कवि भैया? 1000 कवि। अगर पूछे पद्धति, पद्धति, तो इसकी पद्धति थी विधेयवादी। क्या? विधेयवादी पद्धति। यह विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया इतिहास ग्रंथ था। इस विधेयवादी पद्धति के यदि जनक आपसे पूछे जाए, क्या? जनक, तो इसके जनक मैंने आपको बता दिया था कि इसके जनक कौन माने जाते भैया? तेन। और तेन ने इस पद्धति को लिखते समय कितनी शब्दावलियों का प्रयोग किया? शब्दावली, तो जाहिर सी बात है 3 शब्दावली का प्रयोग किया है। कितनी? 3। कौन कौन सा है 3 में? तो 3 में पहला है जाति, दूसरा है वातावरण, और तीसरा है क्षण विशेष। क्या? क्षण विशेष। क्या भैया? क्षण विशेष। इसके आगे की यदि हम बात करें, प्रकाशन। चलिए, प्रकाशन के लिए इसमें जगह नहीं, प्रकाशन हम लोग इसके अगले क्रम में देखेंगे। यहां तक की चीजें लिख ली आपने, तो आपने अगर यहां तक की चीजें लिख ली भैया, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले अगर आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस पुस्तक की भाषा क्या है? हिंदी। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? सन क्या है? 1929। इस पुस्तक में कवियों की संख्या कितनी है? 1000। यह किस पद्धति में लिखा गया है? विधेयवादी। विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है? तेन। इसमें कितना शब्दावलियां हैं? 3। कौन कौन सी? जाति, वातावरण और क्षण विशेष। आया समझ में भैया? चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका प्रकाशन। वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ था। कहां से? नागरी प्रचारणी सभा
काशी से। लेकिन जब इसका प्रकाशन हुआ तब इसका प्रकाशन स्वतंत्र पुस्तक के रूप में नहीं, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन नहीं हुआ था। इसका प्रकाशन जो हुआ था नागरी प्रचारणी सभा की एक बृहद पुस्तक थी जिसका नाम था हिंदी शब्द सागर। उस हिंदी शब्द सागर में इस पुस्तक को स्थान दिया गया और उसी पुस्तक में इसका प्रकाशन हुआ। कब हुआ? 1929 ईस्वी में हुआ। किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब उस पुस्तक को देखा और नाम भी उसका बदल गया, तब उसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। उस हिंदी साहित्य का विकास पुस्तक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब देखा तो उसमें बड़ी त्रुटियां थी। अपनी ही पुस्तक को देखा और अपनी ही पुस्तक में उन्होंने त्रुटियां देखी। फिर उन त्रुटियों में उन्होंने सुधार किया, संशोधन किया, उसका परिमार्जन किया और उसके बाद में उसका संशोधित और परिष्कृत रूप का प्रकाशन जो हुआ वो 1940 में किया गया। बात समझ में आई? ध्यान से समझेंगे। प्रकाशन भ्रम का विषय वस्तु एकदम नहीं है, आराम से आप समझते हुए चलिए। प्रकाशन तो इस पुस्तक का प्रकाशन कहां से हुआ था? नागरी प्रचारणी सभा काशी। नागरी प्रचारणी सभा काशी, सभा काशी। जब इसका नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशन हुआ तो इस पुस्तक को स्वतंत्र रूप में प्रकाशित नहीं किया गया, वरन हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रकाशन हुआ उसका प्रकाशन किस पुस्तक में हुआ? तो नागरी प्रचारणी सभा की एक बृहद पुस्तक थी, बृहद पुस्तक, बृहद पुस्तक। उस पुस्तक का नाम क्या था? तो उस पुस्तक का नाम था हिंदी शब्द सागर की भूमिका। नाम क्या था भैया? हिंदी शब्द सागर की भूमिका। शब्द सागर की भूमिका। इसी पुस्तक में प्रकाशन हुआ। किसका? इस हिंदी साहित्य के इतिहास का। लेकिन जब इसका प्रकाशन हुआ तब इसका नाम जो है बदला हुआ था। इसका नाम क्या था? मतलब इस पुस्तक का नाम क्या था? तो इस पुस्तक का नाम था उस समय हिंदी साहित्य का विकास। नाम क्या था भैया उसका? हिंदी साहित्य का विकास। बात समझ में आई? आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन कहां से हुआ था, तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ था। कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। 1929 ईस्वी में हुआ था। कब? 1929 ईस्वी में हुआ था। तो क्या इसका प्रकाशन स्वतंत्र पुस्तक के रूप में हुआ था? नहीं, इसका प्रकाशन हिंदी शब्द सागर की भूमिका की परिशिष्ट में हुआ था। जैसे हिंदी शब्द सागर एक मोटी सी पुस्तक रही होगी, उसी पुस्तक का जो अंतिम भाग होता है उसी अंतिम भाग में इस हिंदी साहित्य के इतिहास को स्थान दिया गया। लेकिन उस समय जब इसको स्थान दिया गया तो इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं था, वरन इसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य का विकास था। जब हिंदी साहित्य के विकास अपनी ही पुस्तक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देखा तो उसमें बड़ी त्रुटियां थी, बड़ी कमियां थी, बड़ी गलतियां थी। उन्होंने उस गलतियों को सुधारा, उसका संशोधन किया, उनका परिमार्जन किया, उसको शुद्ध किया। शुद्ध करने के बाद में उसका पुनः प्रकाशन, अर्थात प्रश्न क्या बनता है कि इसका संशोधित और परिष्कृत रूप कब आया? क्या भैया? संशोधित और परिष्कृत रूप संशोधित एवं परिष्कृत रूप। तो इसका संशोधित और परिष्कृत रूप का जो प्रकाशन हुआ वो 1940 ईस्वी में हुआ। कब? 1940 ईस्वी में हुआ। और जब 1940 ईस्वी में इसका संशोधित और परिष्कृत रूप आया तब इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? पहले इसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। और जब 1940 में इसका संशोधित और परिष्कृत रूप आया तब इसका नाम रखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या रखा गया भैया नाम इसका? हिंदी
साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। बात समझ में आई? समझ में आया भैया? एक बार फिर से समझेंगे। आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक का प्रकाशन कहां से हुआ था, तो इसका प्रकाशन हुआ था नागरी प्रचारणी सभा काशी से। कब हुआ? 1929 ईस्वी में हुआ। तो जब 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ तो क्या इसको स्वतंत्र पुस्तक का दर्जा मिला था? नहीं भैया। इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा से एक पुस्तक प्रकाशित होती थी, बृहद पुस्तक प्रकाशित होती थी, जिसका नाम था हिंदी शब्द सागर की भूमिका। इसी हिंदी शब्द सागर की भूमिका में इस हिंदी साहित्य के इतिहास को स्थान दिया गया। ठीक है, लेकिन जब इसको पहली बार इसमें स्थान दिया गया 1929 में इसका प्रकाशन हुआ, तब इसका नाम हिंदी साहित्य का विकास था। अब पुस्तक प्रकाशित हो गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब अपनी ही पुस्तक को देखा तो उनको बड़ी कमियां उसमें दिखी, तो उन्होंने उसका संशोधन किया, परिमार्जन किया, और परिमार्जन करके उसका पुनः प्रकाशन संशोधित और परिष्कृत रूप जो सामने लेकर के आए वो 1940 में लेके आए। और फिर इसका नाम भी उन्होंने बदल दिया, हिंदी साहित्य के विकास के स्थान पर इसका नाम क्या रख दिया? हिंदी साहित्य का इतिहास। बात समझ में आ गई? आई बात समझ में भैया इतनी? अगर कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। इसकी विशेषता, स्क्रीनशॉट तो ले लिया भैया आपने ना? ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए आगे देखते हैं। अब इस पुस्तक की खास खास बातें क्या रही वो भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी चीज को जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तो ही आप उसकी वास्तविकता को समझ पाएंगे और फिर आप परीक्षा के किसी प्रश्न को गलत करके नहीं आएंगे। आधा अधूरा ज्ञान जो होता हमेशा खतरनाक होता है, इसलिए आधे अधूरे ज्ञान के बल पर कभी कूदने की कोशिश ना करिएगा। ठीक है, लिखेंगे विशेष तथ्य। विशेष तथ्य। तो पहला ही महत्वपूर्ण तथ्य यह था इसमें इस पुस्तक में हिंदी साहित्य के इतिहास को इतिहास को 4 कालखंडों में वर्गीकृत किया गया। 4 कालखंडों में वर्गीकृत किया गया। बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए यहां पर लिखेंगे नहीं, मैं आपको ओरल मौखिक रूप में बता दे रहा हूं। तो जो पहला काल रहा उसका नाम था वीर गाथा काल, दूसरे का नाम था भक्ति काल, तीसरे का नाम था रीतिकाल और चौथे का नाम था गद्य काल। आधुनिक काल नहीं भैया, आधुनिक काल नहीं, गद्य काल। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात इस पुस्तक की क्या थी भैया? तो दूसरी महत्वपूर्ण इस पुस्तक की यह थी कि इस पुस्तक में आदिकाल को वीरगाथा काल कहना सबसे बड़ा विवाद था। लिखेंगे इस पुस्तक का सबसे बड़ा विवाद आदिकाल को वीरगाथा काल कहना था। वीरगाथा काल कहना था।
कहना था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस पुस्तक में शुक्ल जी ने भक्तिकाल को 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में बांटा है। बांटा है 4 भागों का मतलब, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, रामाश्रयी उपशाखा, और कृष्णाश्रयी उपशाखा, इन 4 भागों में भक्तिकाल को बांटा। बात समझ में आई? ये ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। किसको दिया? भक्तिकाल को दिया। भक्तिकाल का विभाजन इन्होंने कितने भागों में किया? तो 4 भागों में किया। बात समझ में आ गई? आपसे पूछा जाए कि इस पुस्तक का वर्गीकरण कितने कालखंडों में किया गया है? तो 4 कालखंडों में किया गया। कितने? 4। इस पुस्तक का सबसे विवादास्पद मुद्दा क्या है? तो इस पुस्तक का सबसे विवादास्पद मुद्दा जो है वो आदिकाल को वीर गाथा काल कहना है। फिर आपसे पूछा जाए इस पुस्तक में आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल को कितने कालखंडों में वर्गीकृत किया? कितने कालखंडों ने, बल्कि कितने भागों में? तो इन्होंने 4 भागों में उसे बांटा है। कौन कौन सा? तो ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी में वर्गीकृत किया है। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं अपने अगले क्रम में रखूंगा। आपको यहीं पर धन्यवाद मैं कह रहा हूं। आपने अंत तक मेरी वीडियो को देखा इसलिए मैं धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद से पहले मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहूंगा। यदि आपको ये क्लास समझ में आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को भी लाइक करें, उस पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में उसे शेयर करें। जब आप कमेंट करते हैं तो उस कमेंट से मेरा खुद का उत्साहवर्धन होता है, मेरी अपनी कमियां, मेरी अपनी खूबियां पता चलती हैं, और जिससे मैं अपनी इस क्लास में हमेशा दिन प्रतिदिन सुधार करता रहता हूं। बस इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।